नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग टीजीटी सामाजिक विज्ञान में पूछे जाने वाले इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इस श्रृंखला की यह 11वीं वीडियो है। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित नहीं था? तो हमारा सही आंसर विकल्प ए, साइमन कमीशन का उद्देश्य जो है शैक्षिक नहीं था, बल्कि जो है राजनीतिक इसका उद्देश्य था। और इसका गठन जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करना था। और इसके 7 सदस्य थे। इस आयोग में 7 सदस्य जो है अंग्रेज थे, कोई भी उसमें भारतीय सम्मिलित नहीं था। इसीलिए जो है भारतीयों ने इसका काफ़ी विरोध किया। उनका कहना था चूँकि भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल जो है कोई भारतीय व्यक्ति इसमें होता, तभी जो है यह अपने उद्देश्य में सफल हो सकता था। इसलिए भारतीयों के द्वारा जो इसका विरोध किया गया। इसको श्वेत आयोग के नाम से भी जाना जाता था, श्वेत आयोग के नाम से जाना जाता था। इसमें जो आपका कोठारी कमीशन है, कोठारी कमीशन का गठन जो 1964 में भारत सरकार ने किया था और 1966 ईस्वी में इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी। और इसमें शिक्षा के सभी स्तरों पर इसके द्वारा प्रकाश डाला गया था। विकल्प सी है हंटर आयोग। तो हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी में 1882 ईस्वी में मुझे उस समय लॉर्ड रिपन का शासन था। लॉर्ड रिपन के समय में प्राथमिक शिक्षा की समीक्षा के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। सैडलर आयोग का गठन जो है 1917 में किया गया था। इसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के विकास और उसकी समस्याओं के निराकरण के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, साइमन कमीशन। दूसरा प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। और उसने 1902 में, कब? 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। और उसकी सिफारिशों के आधार पर ही उसने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय साहित्यकार होने के नाते साहित्य जगत में ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन को जो है ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। वह एक प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, दार्शनिक था और ओवन मेरेडिथ के नाम से जो है वह लेखन कार्य करता था। लॉर्ड लिटन जो है भारत में उसे लोकप्रिय था। उसी के समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था, जिसके द्वारा जो है भारतीय प्रेस का गला घोटने का प्रयास किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मित्रों आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान को क्या नाम दिया गया? तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, शहीद नाम जो है दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंडमान को। जब जापान सरकार के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया था, तब सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का नाम जो है स्वराज द्वीप रखा। हमारा अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली ने किसको अपने दूत के रूप में ईरान के शाह के दरबार में भेजा था? तो हमारा सही आंसर है विकल्प मेहदी अली खां को लॉर्ड वेलेस्ली ने एक दूत के रूप में ईरान के शाह के दरबार में भेजा था। हमारा अगला प्रश्न है, कावस जी नाना भाई द्वारा 1853 में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी? तो विकल्प बम्बई में जो है कावस जी नाना भाई द्वारा 1853 में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी। विकल्प हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, नील दर्पण था। तो जो नील दर्पण है वह नील की खेती करने वालों से संबंधित है। नील दर्पण बेसिकली आपका दीनबंधु मित्र के द्वारा रचित एक ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में नील की खेती
करने वाले किसानों के संबंध में चर्चा है। उनकी दुर्दशा का उल्लेख है कि किस प्रकार से जो है यूरोपियन नीलवाही जो है उनका शोषण करते थे। ठीक है। और एक ग्रंथ है, एक पत्र है आपका हिंदू पैट्रियाट में भी हरिश्चंद्र मुखर्जी ने जो है नील विद्रोह के संबंध में चर्चा किया है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, नील की खेती करने वालों से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां देना प्रारंभ किया? तो विकल्प बी, लॉर्ड लिटन ने जो है भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि देना प्रारंभ किया था। उसके शासनकाल में 1876 ईस्वी में राज उपाधि अधिनियम पारित हुआ था और इसी के अधीन जो है उपाधियां वितरित की जाती थी। हमारा अगला प्रश्न है, यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो हमारा सही आंसर है सर सैयद अहमद खान है। सर सैयद अहमद खान ने 1888 ईस्वी में यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना कांग्रेस के विरोध में किया था। किसके विरोध में? कांग्रेस के विरोध में किया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस के विरोध में सर सैयद अहमद खान ने किस एसोसिएशन या किस संस्था की स्थापना की? तो यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन। हमारा अगला प्रश्न है, अवध में एका संगठन संबंधित था। तो अवध में एका संगठन जो है किसानों का एक विद्रोह था। यह विद्रोह जो है 1921-22 के आसपास जो अवध के आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। इससे प्रभावित क्षेत्र है आपके हरदोई, बहराइच, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी है, सीतापुर है। ठीक है, ये सभी क्षेत्र जो है इस विद्रोह से प्रभावित थे और इसका जो नेता था वह आपका था मदारी पासी। इस विद्रोह का नेतृत्व किया था मदारी पासी और सहरेब, इन दोनों ने इसका नेतृत्व किया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस घटना के पश्चात रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का परित्याग किया? तो हमारा सही आंसर है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी नाइटहुड उपाधि जो है अंग्रेजों को वापस कर दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। हमारा अगला प्रश्न है, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर संबंधित था। तो जो कार्लाइल सर्कुलर है वह शिक्षण संस्थाओं से संबंधित था। किससे संबंधित था? वह शिक्षण संस्थाओं से संबंधित था। और बंग भंग मतलब बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। 16 अक्टूबर को जो है लागू हुआ था, प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर को। ठीक है, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। तो उसी के समय में जो है कार्लाइल सर्कुलर लागू किया गया था। कार्लाइल सर्कुलर में बताया गया था, यह कब लागू हुआ था? कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है। कार्लाइल सर्कुलर तो 10 अक्टूबर 1905 को 10 अक्टूबर 1905 को जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसको हतोत्साहित करने के लिए जो है यह सर्कुलर आया था। इसमें बताया गया कि जो बंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन के जो सम्मिलित विद्यार्थी हैं, उसमें जो सम्मिलित विद्यार्थी हैं, ठीक है, उसको हतोत्साहित किया जाना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसमें प्रावधान किया गया था कि सभी जिला मजिस्ट्रेटों और कलेक्टरों को यह मतलब उनका यह उत्तरदायित्व है कि अपने क्षेत्र में आने वाले सरकारी स्कूलों के जो प्रधानाचार्य हैं और जो विद्यार्थी हैं उनको सख्त हिदायत दिया गया कि उन परिस्थितियों में कि सरकार उनकी सहायता जो है, उनकी सरकारी सहायता अगर रोक दी जाएगी यदि वे अपने शिक्षकों और विद्यार्थियों को सम्मिलित करने से रोक न सके। यह कार्लाइल सर्कुलर था 1905 का। और साथ ही साथ एक और सर्कुलर जारी हुआ था, लायन सर्कुलर जारी हुआ था, जिसके द्वारा जो है पूर्वी बंगाल में हुआ था। और इसके द्वारा जो है वैसे विद्यार्थियों को सरकारी नौकरियों में शामिल करने पर प्रतिबंधित किया गया था जिसने वंदे मातरम के नारे लगाने बंद न किए हों। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसने गांधी जी की गतिविधियों को राजनीतिक फिरौती कहा? तो गांधी जी की गतिविधियों को राजनीतिक फिरौती लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके विषय में यह कहा जाता है कि उसने अपने राज्य में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया? तो स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान के द्वारा लगवाया गया था। उसने जो है अंग्रेजों की अधीनता मानने से इनकार कर दिया था और उसके लिए जो है अंग्रेजों को बाहर करने के लिए भारत से फ्रांस और अन्य राष्ट्रों से जो है उसने सहायता भी प्राप्त करनी चाहिए थी। विकल्प ए हमारा सही आंसर है, टीपू सुल्तान। हमारा अगला प्रश्न है, पोर्टो नोवो में निम्नलिखित में से कौन सा पराजित हुआ था? तो पोर्टो नोवो में हैदर अली पराजित हुआ। पोर्टो नोवो का जो युद्ध है वह 1782 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1782 में हुआ था और यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में हुआ था। पोर्टो नोवो में जो है जो आपका हैदर अली है वो पराजित हुआ और घायल होने के कारण जो है उसकी मृत्यु हो गई। बाद में युद्ध का नेतृत्व जो है उसके पुत्र टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने पुरातात्विक अवशेषों के रखरखाव में गहन दिलचस्पी दिखाई? तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, लॉर्ड कर्जन ने जो है पुरातात्विक अवशेषों के जो संरक्षण में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई थी। उसने जो है जो प्राचीन स्मारक थे उनके संरक्षण और रखरखाव की पूरी व्यवस्था की और 50,000 पाउंड की धनराशि प्रदान की। इसने जो है स्मारक संरक्षण अधिनियम, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में जो है यह अधिनियम पारित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, पेशावर कांड का नायक कौन था? तो पेशावर कांड का नायक चंद्र सिंह गढ़वाली था। जब भारत में सबने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय जो उत्तर पश्चिमी प्रांत में विद्रोह का या आंदोलन का नेतृत्व जो है सीमांत गांधी जिनको खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जाना जाता था, विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। तो पेशावर में जो है सत्याग्रही अपना सत्याग्रह कर रहे थे और निहत्थे थे। तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो है गढ़वाल रेजिमेंट को आदेश दिया गया कि इन पे गोली चला के इनको मार दिया जाए। तो चंद्र सिंह गढ़वाली जो उसका कमांडर था उसने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं निहत्थी भीड़ पर गोली नहीं चलाऊंगा। बाद में इसको पकड़कर कोर्ट मार्शल किया गया और फांसी की सजा दे दी गई। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी के पश्चात गोरिल्ला युद्ध पद्धति का महानतम प्रतिपादक किस पेशवा को वर्णित किया गया है? तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है, बाजीराव प्रथम, जो कि द्वितीय पेशवा था बालाजी विश्वनाथ के पश्चात। 1720 से 1740 इसका कार्यकाल था और यह गोरिल्ला युद्ध में बहुत पारंगत था। इसने मराठों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित किया। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद ने अपना नाम गुरु गोविंद सिंह किस घटना के बाद किया? तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, पंच प्यारों के हाथ खांडे का पहुल ग्रहण करने के बाद। ठीक है, तो विकल्प डी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष में दारुल उलूम देवबंद विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो 1866 ईस्वी में जो है दारुल उलूम देवबंद विद्यालय की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना जो है मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही के द्वारा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, किसने कहा? तो यह लेनपूल का कथन है। विकल्प भी हमारा सही आंसर, स्टैनली लेनपूल ने कहा। हमारा अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 के हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को। और यह युद्ध जो है बंगाल के नवाब मीर कासिम, ठीक, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और तत्कालीन मुगल सम्राट के एक गुट था और इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध किया था और बाद में परास्त हुए। और अंग्रेजी प्रभुसत्ता की वास्तविक स्थापना जो है बक्सर के युद्ध के पश्चात ही मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, जहांगीर को दफनाया गया था। तो जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। विकल्प सी हमारा सही आंसर है।
हमारा अगला प्रश्न है, किसने चित्रकार मीर सैयद अली और दसवंत को संरक्षण प्रदान किया? तो विकल्प है हमारा सही आंसर, अकबर ने जो है मीर सैयद अली और दसवंत को संरक्षण प्रदान किया गया। जो मीर सैयद अली है बेसिकली हुमायूं के समय से ही जो है एक चित्रकार था, हुमायूं के दरबार में भी रहता था। हमारा अगला प्रश्न है, शेरशाह ने बंगाल को कितने सरकारों में विभाजित किया? तो शेरशाह ने बंगाल को कुल 47 प्रांतों या सरकारों में विभाजित किया था। विकल्प सी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी में बाबर ने कितनी जलवायु का वर्णन किया है? तो तुजुक ए बाबरी जो कि बाबर की आत्मकथा है उसमें कुल 3 जलवायु क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, आईने दहसाला जो जाप्ती व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता लागू हुआ था, तो 1582 में लागू हुआ था और यह मुख्य रूप से टोडरमल की व्यवस्था के नाम से भी जानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्यकालीन समाज में खल्क शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो जो खल्क है भीड़ समूह, भीड़ के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जन समूह के लिए। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, शेरशाह प्रारंभिक जीवन में अतालिक नियुक्त हुआ था, तो बहार खान लोहानी के अधीन जो है यह अतालिक नियुक्त हुआ था। विकल्प हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने बड़े पैमाने पर मुसलमानों को सेना में भर्ती किया? तो देवराय द्वितीय ने जो है बड़े पैमाने पर जो है अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया था। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों द्वारा द्विभाषी एवं द्विलिपि सिक्कों का प्रचलन किया गया? तो यह जो है हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा द्विभाषी और द्विलिपि सिक्कों का प्रचलन किया गया था। विकल्प हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्का किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम पंचमार्क या आहत सिक्के के नाम से जानते हैं। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृत प्रकाश का लेखक कौन था? तो प्राकृत प्रकाश का लेखक बरुरुच थे। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल में भुक्ति का प्रशासक कौन था? तो गुप्त काल में भुक्ति के प्रशासक को उपरिक कहा जाता था। इन्हें उपरिक महाराज के नाम से जाना जाता था। और जो प्रांत होते थे गुप्त काल में, तो प्रांतों को ही भुक्ति कहा जाता है। प्रांतों को देश के नाम से जाना जाता था, प्रांतों को आवन के नाम से जाना जाता था। और जो प्रांतपति होता था वह राजकुमार या राजकुल से ही संबंधित व्यक्ति होता था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता है? तो नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता कृषि का प्रारंभ है और पशुपालन जो है, जो कि मध्य पाषाण काल से ही प्रचलित था। तो ए और बी दोनों सही है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति किस भाषा में उत्कीर्ण की गई है? तो जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा प्रशस्ति है, वह प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण की गई है। चूँकि कलिंग नरेश खारवेल जो है जैन धर्म का अनुयायी था और जैन धर्म की जो प्रमुख लिपि है वह प्राकृत लिपि और भाषा है, इसीलिए जो इसकी रचना जो है प्राकृत भाषा में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, समाधान यच संबंधित है? तो समाधान यच जो है परवर्ती हड़प्पा संस्कृत से संबंधित है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। और समाधान यच कहाँ से प्राप्त हुआ है? 1934 में यह जो है हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? हड़प्पा से प्राप्त हुआ था और यह परवर्ती हड़प्पा से संबंधित है। और हड़प्पा से जो है R37 कब्रिस्तान भी प्राप्त हुआ है और यह विकसित हड़प्पा से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना जैन विद्वान हरिभद्र सूर्य के द्वारा की गई है? तो समरादित्य कथा। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। समरादित्य कथा के लेखक जो है हरिभद्र सूर्य हैं। ठीक है। इसके बाद विकल्प ए है कुबलय माला। तो कुबलय माला जो है उद्योतन सूर्य की रचना है। आदि पुराण जो है जिनसेन की प्रसिद्ध रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी यात्री सुंगयुन ने गांधार की यात्रा लगभग के मध्य की थी। तो हमारा सही आंसर लगभग 515 से 522 के मध्य जो है उसने गांधार की यात्रा की थी। हमारा अगला प्रश्न है, बौधायन सूत्र के अनुसार राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता था, जिसके बदले उसे प्रजा से प्राप्त होता था। तो प्रजा के संरक्षण के बदले जो है राजा को प्रजा अपनी उपज का छठा भाग प्रदान करती थी, एक कर के रूप में, बल के रूप में। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, यवनों का साकेत और माध्यमिका पर आक्रमण वर्णित है।
तो हमारा सही आंसर है युग पुराण और महाभाष्य में। युग पुराण और महाभाष्य से अज्ञात होता है कि यवनों ने जो है माध्यमिका पर आक्रमण किया था। तो जो युग पुराण है यह गार्गी संहिता का एक चैप्टर है। गार्गी संहिता जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है उसका एक अध्याय है और महाभाष्य के लेखक पतंजल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सातवाहनों को आंधभृत्य कहकर भी संबोधित किया गया है। तो जो पुराण हैं, विकल्प डी हमारा सही आंसर, पुराणों में सातवाहनों को आंधभृत्य कहकर संबोधित किया गया है और मुख्य रूप से जो है सातवाहन वंश के इतिहास के लिए हमें मत्स्य पुराण पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस गुर्जर प्रतिहार राजा को ग्वालियर प्रशस्त में मलेच्छों का विनाशक के रूप में वर्णित किया गया है? तो विकल्प ए, नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों के विनाशक के रूप में ग्वालियर प्रशस्त में वर्णित किया गया है। ठीक है, उसमें बताया गया है, जो ग्वालियर अभिलेख है उसमें बताया गया है कि जो नागभट्ट प्रथम था उसने एक शक्तिशाली मलेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो मलेच्छों की पहचान जो है अरबों से की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? तो जो मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल के नाम से जाना जाता है। इसे नव पाषाण काल और मध्यपुरा पाषाण काल के मध्य का संक्रमण काल कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय मथुरा का शासक कौन था? तो उस समय मथुरा का शासक कुलचंद्र था। कौन था? कुलचंद्र था। 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जो है मथुरा और उसके आसपास वृंदावन पर आक्रमण किया था। उसमें वहाँ का शासक कौन था? कुलचंद्र। हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर सानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। विकल्प सी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, वह सुल्तान जिसने आगरा की स्थापना की थी? तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 में किया गया था और 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। हमारा अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और उस समय तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन था। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन जो है 1394 से लेकर 1412 ईस्वी तक है। ठीक है, तो उस समय किसका शासन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष में इल्तुतमिश को नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि जो है इल्तुतमिश को अरब के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह के द्वारा प्रदान किया गया था। कब किया गया था? 1229 में। 1229 ईस्वी में जो है इस उपाधि से सम्मानित किया गया था। उसने जो है सम्मान सूचक बस खिलअत प्रदान किया था। खिलअत। ठीक है, इल्तुतमिश को। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है 50वां एवं अंतिम प्रश्न है, किस सुल्तान ने सबसे पहले मदरसा स्थापित किया था? तो सबसे पहले मदरसा जो है इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, मदरसा ए मुइज्जी। इल्तुतमिश ने मदरसा ए मुइज्जी का निर्माण जो है दिल्ली में कराया था और यह मुइजुद्दीन जो है आपको मोहम्मद गोरी को भी कहा जाता था, मुइज्जी कहा जाता था। ठीक है, तो उसी की स्मृति में मदरसा ए मुइज्जी का निर्माण कराया था। मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 50 प्रश्नों पर चर्चा किया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टि से। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हुए अपने मित्रों को भी इसे शेयर कीजिएगा। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।